हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन डेप्थ लर्निंग। मैं श्रेयसी और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं आपको इस चैनल पे अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। अभी फ़िलहाल हम लोग क्लास 11 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कवर कर रहे हैं। अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड मेरे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स स्टार्ट कर चुका था, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। उसमें आपको बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स को बहुत अच्छे से डिटेल्स में समझाया गया है। वहाँ आपको पूरा प्रॉपर नोट्स भी मिलेगा। चलिए अभी हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म का पार्ट 2 के तरफ चलते हैं और इन टर्म्स को भी हम लोग अच्छे से डिटेल्स में पढ़ते हैं। पहला टर्म है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसका मीनिंग देख लेते हैं पहले। इट इज़ द अमाउंट स्पेंड फॉर द परचेज ऑफ एसेट। एसेट परचेज करने के लिए जो अमाउंट स्पेंड किया जाता है, खर्च किया जाता है, उसे हम लोग एक्सपेंडिचर कहते हैं। और द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम्ड, मतलब इस एसेट का जो पार्ट हम लोग इस ईयर में अपना फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, जितना पोर्शन का एसेट हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसे हम लोग एक्सपेंडिचर कहते हैं। इट्स लॉन्ग टर्म इन नेचर। नेचुरल सी बात है, हम लोग जब एसेट परचेज कर रहे हैं उसे हम लोग तुरंत ही सेल तो नहीं करते हैं, उसे हम लोग लॉन्ग टर्म यूटिलिटी के लिए परचेज करते हैं। इसी तरह एसेट परचेज करने के लिए जो अमाउंट स्पेंड किया गया है, जो एक्सपेंडिचर है, दैट इज ऑल्सो लॉन्ग टर्म इन नेचर। नेक्स्ट इज इट इंक्रीजेस द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस का प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है एंड प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट इन फ्यूचर। इस एक्सपेंडिचर से हमें प्रॉफिट अर्न होता है और इससे हम लोग और भी एक्सपेक्ट करते हैं हमारे फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न हो। नेचुरल है, जो एसेट खरीदा है उससे हमें एसेट को यूज़ करने से हमें इस ईयर तो प्रॉफिट अर्न हो ही रहा है और उससे हमें फ्यूचर में भी प्रॉफिट अर्न होते रहेगा। अब देखते हैं हमारे एक्सपेंडिचर के कितने टाइप होते हैं, टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या किसे कहते हैं? कैपिटल का मतलब तो आपने प्रीवियस वीडियो में समझ ही लिया होगा, लेकिन अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? इट इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट और टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। या फिर फिक्स्ड एसेट के वैल्यू में इंक्रीज करने के लिए, जैसे कोई बिल्डिंग है उसको और भी रिनोवेट किया गया है तो उसका क्या हो रहा है, उस बिल्डिंग का वैल्यूएशन में इंक्रीमेंट हो रहा है। इस तरह के एक्सपेंसेस को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। कुछ फिक्स एसेट का एग्जाम्पल दीजिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है। कमेंट सेक्शन में मुझे फिक्स एसेट का एग्जाम्पल कमेंट कीजिए। और कैपिटल एक्सपेंडिचर गिव्स बेनिफिट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इस एक्सपेंडिचर से जो बेनिफिट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इट इज़ नॉन रिकरिंग इन नेचर। ये रिकरिंग टाइप का नहीं होता है, ये एक्सपेंडिचर बार बार नहीं किया जाता है, ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। जो बिल्डिंग पे आप रिनोवेट बार बार हर साल थोड़े कराते हैं, एक बार हुआ 10 साल में, 5 साल में एक बार ही कराया जाता है। What are the examples of capital expenditure? Examples are purchase of machinery, extension of building, etc. Next is revenue expenditure. It has immediate or short-term benefit, may be less than 1 year. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हमारा जो बेनिफिट होता है वो शॉर्ट टर्म नेचर का होता है, लेस देन 1 ईयर का होता है।
इट डज नॉट इंक्रीजेस प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। इस तरह के एक्सपेंडिचर से हमारा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है। दीज आर नॉर्मल डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो हमारा नॉर्मल डे टू डे बिजनेस का काम करने के लिए जो खर्च होते हैं उसे हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। आगे हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल क्या है? रेंट पेड करना या वेजेस पे करना, ये सारे चीज़ें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है जो रेगुलर नेचर का होता है। एंड दिस एक्सपेंसेस अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है और कुछ को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके, एक्सपेंडिचर एंड टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंसेस। अभी हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ा। वो क्या तरह का होता है? रेगुलर नेचर का होता है। वैसे ही एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस आर कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। मतलब हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए जिसमें हम लोग डील कर रहे हैं, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो कॉस्ट इनकर किया जाता है, जिस तरह के खर्चों को बेयर किया जाता है उसे हम लोग एक्सपेंसेस कहते हैं। The firm has to use certain goods and services to produce goods sold by it. फर्म को अपना फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करना पड़ता है। जो गुड्स एंड सर्विसेज रिकरिंग नेचर के होते हैं, रेगुलर वो एक्सपेंसेस होते रहते हैं और ये हमारे बिजनेस के फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है। एक्सपेंसेस का क्या क्या एग्जाम्पल होता है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसका कॉस्ट। वर्कर्स को वेजेस दिए हैं, मटेरियल को अपने गोडाउन तक लाने के लिए, फैक्ट्री तक लाने के लिए जो हमारे भाड़ा लगा है, कैरेज फ्रेड ये सब लगा है। एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना है, रेंट देना है, या फिर उसके लिए जो इंश्योरेंस है, एडवर्टाइजिंग है, ये सारे चीज़ें जो रेगुलर नेचर के हैं, इन सारे खर्च को हम लोग एक्सपेंसेस कहते हैं। ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज इनकम। व्हाट इज इनकम? डू यू थिंक इट इज रिलेटेड टू प्रॉफिट? इज इट प्रॉफिट और इट इज समथिंग एल्स? लेट्स सी। Income is increase in the net worth of the enterprise, either from business activity or other activity is termed as income. बिजनेस का जो नेट वर्थ है उसमें इंक्रीज होने को हम लोग इनकम कहते हैं। ये इंक्रीमेंट चाहे बिजनेस के एक्टिविटी से हो या किसी और एक्टिविटी से हो, लेकिन हमारा बिजनेस का नेट वर्थ इंक्रीज होना चाहिए। अच्छा, नेट वर्थ मैंने आपको पहले भी बताया है। क्या आप लोग मुझे इस नेट वर्थ के बारे में बता सकते हैं ये क्या होता है? नेट वर्थ मीन्स एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटी। ओके, तो अगर हमारा नेट वर्थ में इंक्रीमेंट हो रहा है, इट कैन आइदर बी फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज और एनीथिंग एल्स, बट देयर शुड बी इंक्रीमेंट इन आवर नेट वर्थ। ओके, दैट इज ओनली इनकम। इनकम इज वाइडर टर्म। देखिए मैंने अभी कहा ना, क्या ये प्रॉफिट है या फिर कुछ और है? इनकम वाइडर टर्म होता है विच इंक्लूड्स प्रॉफिट ऑल्सो, एंड इट इज द पॉजिटिव चेंज इन द वेल्थ ऑफ द एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बिजनेस का जो वेल्थ है उसमें एक पॉजिटिव इंक्रीमेंट होता है, धीरे धीरे करके पॉजिटिव इंक्रीमेंट होना, इसे ही हम लोग इनकम कहते हैं। फाइन, these two terms are clear to all of you. Let's go to the next topic. Next is profit. अब प्रॉफिट क्या होता है? व्हाट इज प्रॉफिट? हम लोग बिजनेस किस लिए करते हैं? बिजनेस तो हम लोग डेफिनेटली प्रॉफिट अर्न करने के लिए कहते हैं।
एक जनरल टर्म में तो हमें प्रॉफिट क्या है वो तो पता है, लेकिन हमें अगर किसी को एक्सप्लेन करना रहे, हम लोग प्रॉफिट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? चलिए देखते हैं प्रॉफिट के बारे में क्या लिखा हुआ है। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, मतलब हमारा जो रेवेन्यू अर्न हो रहा है, जो पैसा आ रहा है, वो हमारे खर्च किए गए पैसे से ज़्यादा हो, या फिर when selling price of good is more than the cost price, it is known as profit। मैथ्स में तो आपने अभी तक किया ही होगा, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। when selling price is more than the cost price, it is known as profit। या फिर हमारा रेवेन्यू जो है, प्रोडक्ट्स बेच करके जो पैसा आ रहा है, वो हमारे एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो, उसे हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। इट इज़ जनरेटेड थ्रू बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस के एक्टिविटीज से हमें प्रॉफिट जनरेट होता है। इट मस्ट रिलेट टू द बिजनेस ऑफ द करेंट ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉफिट आप प्रीवियस ईयर या किसी और ईयर का प्रोडक्ट या कुछ और सेल करके, एसेट सेल करके आपने जो फ़ायदा कमाया है, उसे आप प्रॉफिट में कंसीडर नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग इनकम में कंसीडर करते हैं। लेकिन प्रॉफिट हम लोग तभी कंसीडर करेंगे जब ये हमारा करंट ईयर से रिलेटेड रहे और ये बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड रहे। हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको सेल करके, या फिर हम जो सर्विस देते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उस सर्विस से हमें जो प्रॉफिट हो रहा है करंट ईयर से रिलेटेड, उसे ही हम लोग प्रॉफिट कंसीडर करेंगे। इट इज़ शोन एट द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग प्रॉफिट को फाइंड आउट करते हैं। इट इंक्रीजेस द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट तो अल्टीमेटली जो हमारे बिजनेस के ओनर है उसी के पास जाता है, तो ये हमारा एक तरफ से कैपिटल को भी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज गेन। व्हाट इज गेन? डोंट यू थिंक ए इनकम, प्रॉफिट, गेन सारा एक जैसा ही टर्म है, लेकिन सब में कुछ ना कुछ माइनर डिफरेंसेस है ही। चलिए गेन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। गेन क्या है? इट इज इंसिडेंटल टू बिजनेस एंड अराइज फ्रॉम इरेगुलर और नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन्स। गेन इज इंसिडेंटल, ये कभी कभार ही होता है, और ये इरेगुलर मतलब अनियमित रूप का ट्रांजैक्शन से हमें गेन अराइज होता है। इट कॉजेज चेंज इन द नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का जो नेट वर्थ है उसमें ये चेंजेस करता है। एग्जाम्पल क्या है? प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। जनरली हम लोग देखते हैं हमारे जो भी एसेट है उनका वैल्यू में बाय द टाइम उसको यूज़ करते करते उसका वैल्यूएशन, उसका एफिशिएंसी, वो सब डिक्रीज ही होता है। लेकिन एप्रिसिएशन किस केसेस में होता है? एप्रिसिएशन तब होता है, सोचिए हमने कोई लैंड खरीदा है, लैंड को हमने 10 साल पहले 10 लाख रुपीस में खरीदा था। अब उसका 10 साल बाद उसका वैल्यू में क्या होगा? हम लोग जनरली देखते हैं लैंड का वैल्यूएशन हमेशा ही इंक्रीज होता है। 10 साल बाद उसका सोचो 20 लाख रुपए जस्ट डबल हो गया उस लैंड का वैल्यू। ठीक है, तो अब अगर उस लैंड को हम लोग सेल करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है? 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है। ये 10 लाख रुपीस हमारा गेन है, क्योंकि मैंने अपना कंपनी में लैंड को इन्वेस्टमेंट पर्पस से या फिर एज अ असेट उसको खरीदा था। ये मेरा रेगुलर बिजनेस नहीं है लैंड पे डील करना, हम किसी और प्रोडक्ट पे डील करते हैं। वो प्रोडक्ट जब हम सेल करेंगे उससे जो मुझे फ़ायदा होगा उसे हम लोग प्रॉफिट बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने जो अपने कंपनी के लिए, अपने फैक्ट्री के लिए लैंड खरीदा था 10 साल पहले 10 लाख रुपीज़ से, अभी उसको 10 साल बाद जब मैं बेच रही हूँ 20 लाख रुपीज़, उसमें इन 20 लाख रुपीज़ उसका वैल्यू होता है। तो मेरा जो डिफरेंस होता है 10 लाख रुपीज़ का, जो मुझे फ़ायदा होता है वो मेरा गेन है। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब अगर हमने कहीं म्यूचुअल फंड में
या फिर शेयर मार्केट में मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है 5 साल पहले, और अभी मैं वो अपना अगर अभी मैं अपना शेयर बेचती हूँ तो मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है उसे हम लोग गेन में कंसीडर करेंगे। होप सो आपको प्रॉफिट, गेन एंड इनकम में क्या डिफरेंस है वो पता चल गया होगा। इनकम में प्रॉफिट भी इंक्लूडेड होता है, और अगर किसी और तरह का भी हमें रिसिप्ट मिलता है वो भी इंक्लूडेड किया जाता है। प्रॉफिट लेकिन प्रॉफिट में हम लोग सिर्फ जिस प्रोडक्ट पे डील कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को बेच करके जितना हमें लाभ हो रहा है उस चीज को ही हम लोग प्रॉफिट में इंक्लूड करते हैं। लेकिन गेन में हम लोग उन सारे चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जो हमारा रेगुलर नेचर का नहीं है। जो रेगुलर नेचर का ना हो, जैसे एसेट को सेल करके हमें जो फायदा हो रहा है या फिर इन्वेस्टमेंट को सेल करके जो फायदा हो रहा है, इन सारे चीज़ों को, जो इरेगुलर टाइप के आइटम हैं उनको सेल करके हमें जो गेन होता है या फायदा होता है उसे हम लोग गेन कहते हैं। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको सिमिलर लग रहे होंगे, लेकिन इनमें जो माइन्यूट डिफरेंसेस है वो आपको होपफुली बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के तरफ। अगर कोई डाउट रहे आप इस वीडियो को फिर से चला के देखिए, आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। नेक्स्ट इज लॉस। देखिए लॉस होने से क्या होता है, सर पे हाथ दे के बैठ जाते हैं। ऐसा तो होता ही है ना, बिजनेस क्या है, बिजनेस में कभी प्रॉफिट है कभी लॉस है, ठीक ना। व्हाट इज लॉस? व्हेन कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड इज मोर देन द सेलिंग प्राइस, इट इज नोन एज लॉस। प्रॉफिट का भी जैसे फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, सेम वे लॉस का भी क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस। जब मैंने अपने प्रोडक्ट पे जितना खर्चा किया है उसको बेचकर मुझे उससे कम पैसा मिले तो वो हमारा लॉस कहलाता है। लॉसेस आर अनवांटेड बर्डन विच द बिजनेस इज फोर्स्ड टू बेयर। ये अनवांटेड बर्डन होता है जिसे बिजनेस को बेयर करना ही पड़ता है। लॉस कैन ऑल्सो बी लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू थेफ्ट, फायर, फ्लड, स्ट्रोम और एक्सीडेंट। लॉस में सिर्फ यही नहीं आता है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो जाए। लॉस अगर हमारे गुड्स चोरी हो जाते हैं या उस पर आग पकड़ लेता है, बाढ़ आ जाती है या फिर स्ट्रोम तूफान, आंधी तूफान या किसी तरह का एक्सीडेंट होता है, इससे जो हमारा गुड्स में लॉस हो रहा है उसे भी हम लोग लॉस कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट इज परचेज। व्हाट इज परचेज? ये सब तो बेसिक बेसिक नॉर्मल टर्म्स ही होते हैं, ये सब आपको पता ही है, लेकिन इसको हम लोग किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में इन सारे टर्म्स को अच्छे से लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। व्हाट इज परचेज? परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स फॉर सेल or purchase of raw material for the manufacture of article being sold by the firm is known as purchase। अगर कहीं से हम लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसे सेल करने के लिए या फिर रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है उसे हम लोग परचेज कहते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स फॉर सेल, कभी कभी बड़ी बड़ी कंपनियाँ क्या करती है, छोटे छोटे कंपनी से कुछ प्रोडक्ट्स खरीदती है और उस पर अपना ब्रांड दे के सेल करती है। जैसे फिलिप का मिक्सर ग्राइंडर, फिलिप ने क्या किया, कोई भी छोटा सा कंपनी से टाई अप कर रखा है, वहाँ से वो प्रोडक्ट खरीदता है, फिर अपना फिलिप का स्टैम्प देके उसे सेल कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज परचेज, क्योंकि वो छोटा कंपनी से जब बड़ा कंपनी में आ रहा है वो उसे परचेज के बुक में ही एंटर करेगा। या फिर
या फिर सोचो फिलिप अपना ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, अपना मिक्सर ग्राइंडर बना रहा है। मिक्सर ग्राइंडर बनाने के लिए उसको जो जो रॉ मटेरियल लगेगा वो खरीदना, उसे भी हम लोग परचेज में ही कंसीडर करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ 10,000 मीटर ऑफ सिल्क बाय मोहन अ क्लोथ मर्चेंट। कोई एक मोहन नाम का व्यक्ति है, वो क्या किस में डील करता है, कपड़े का उसका व्यापार है, कपड़े का बिजनेस है। उसने अगर 10,000 मीटर का रॉ मटेरियल, सिल्क का मटेरियल खरीदा है, उसे हम लोग परचेज कंसीडर करते हैं। ओके। अब परचेज कितने तरह के होते हैं? परचेज कैन बी कैश और क्रेडिट परचेज। मतलब आपने ये जो 10,000 मीटर का सिल्क खरीदा है, या तो उसको पूरा कैश पेमेंट कर दिया है, या फिर उसको अभी तक पैसा नहीं दिया है, उसको बोला है कि हाँ मैं बाद में दे दूंगा। या फिर ऐसे परचेज के कुछ इस तरह के भी होते हैं। सोचो 10,000 रुपीज़ का कुछ प्रोडक्ट तुमने रॉ मटेरियल खरीदा हुआ है, उसमें से 5,000 पे कर दिया कैश में, और 5,000 क्रेडिट में अभी भी है। ओके, तो दीज आर द टू टाइप ऑफ परचेज, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। नेक्स्ट इज सेल्स। व्हाट इज सेल्स? Sale of final product manufactured or sale of product in which the firms deal in is known as sale। बिजनेस जिस प्रोडक्ट में डील करती है, उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको बेचना, उसे बेचना ही सेल कहलाता है। अगर बिजनेस अपना एसेट सेल कर रही है, उसे हम लोग सेल नहीं कहते हैं। जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, जिसमें हम लोग व्यापार कर रहे हैं, उसको सेल करना सेल कहलाता है। इट कैन बी कैश और क्रेडिट। अगेन, जैसे परचेज का दो फॉर्म होता है, कैश या क्रेडिट परचेज होता है, उसी तरह सेल भी कैश या क्रेडिट सेल होता है। एग्जाम्पल क्या है? सेल ऑफ फर्नीचर बाय फर्नीचर डीलर। कोई फर्नीचर डीलर है, वो अगर फर्नीचर बेच रहा है तो वो सेल होगा। लेकिन कोई और कंपनी ही है, जैसे प्रीवियसली मैंने एडिडास का एग्जाम्पल दिया था, वो अगर अपने कंपनी का फर्नीचर बेच रहा है तो वो सेल नहीं होगा। कोई फर्नीचर डीलर है, वो फर्नीचर बेच रहा है, उसे हम लोग सेल कंसीडर करेंगे। और सेल ऑफ फ्लैट्स बाय बिल्डर। कोई बिल्डर है, वो फ्लैट्स बनाया हुआ है, उस फ्लैट्स को अगर वो बेच रहा है तो उसे हम लोग सेल कंसीडर करेंगे। ओके दोस्तों, आज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में हमने एक्सपेंडिचर, टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, इनकम, गेन, प्रॉफिट, इनकम गेन और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, परचेज, सेल्स, लॉस, ये सब के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़ लिया है, और मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए, ताकि मुझे भी आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।